इसके बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज को आप जो है कैसे क्वांटाइज्ड करेंगे, क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चार्ज को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन से, सिंगल चार्ज। और अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हो, किसी बॉडी में हो, किसी ऑब्जेक्ट में हो, तो क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखते हैं, उसकी जगह n इस्तेमाल होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, P इज इक्वल टू NU, जहाँ पे P फिजिकल क्वांटिटी है, N न्यूमेरिकल वैल्यू है, U उसकी यूनिट है। तो इसी के हिसाब से अगर आपकी क्वांटिटी क्या है, चार्ज, Q, तो इसको भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए तो N होगा, और यहाँ यूनिट होनी चाहिए, तो सबसे छोटी इकाई क्या है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू NE लिखा जाए। और N जो है ये इंटीजर है, तो +-1, +-2, +-3, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अब जितने प्लस होंगे वो सब पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे, जितने माइनस होंगे वो सब नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चार्ज का क्वांटाइजेशन हो सकता है। तो एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE, ये एक चार्ज का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, Q इज इक्वल टू NE। इसको कहते हैं कि ये चार्ज का क्या है, क्वांटाइजेशन। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, उसके लिए एक साइंटिस्ट हमने आपको बताया था, मिलिकन, और इनका एक एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया था, ऑयल ड्रॉप मॉडल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको ये सब। तो साइंटिस्ट का क्या नाम है, मिलिकन, एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, ऑयल ड्रॉप मॉडल। इससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट किया था, और इन्होंने बताया था कि ये 1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो इससे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हो सकती है, आप इससे नीचे नहीं जा सकते हैं चार्ज के लिए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कहलाता है कि ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चार्ज का क्वांटाइजेशन है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ये जो Q बराबर NE का फार्मूला है, इसको कहते हैं कि ये फार्मूला चार्ज को क्वांटाइज्ड कर सकता है। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम हम पढ़ते थे थर्मोडायनामिक्स में, हिंदी होती थी बिलगित निकाय, उस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व। ये भी एक सिस्टम है इसका कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए, टोटल चार्ज उसमें संरक्षित रहने चाहिए। चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। जब आप दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज उत्पन्न नहीं होते हैं, ये दिमाग में रहे, चार्ज क्रिएट नहीं होते बल्कि ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बल्कि क्या होता है, ट्रांसफर। वो दो आपस में घिसने वाली चीज़ों के बीच में स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं होता है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसीलिए टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो कैसा होगा, कंजर्व। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको क्या जानना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ कि मिल्टन ने जो है वो वैल्यू निकाली, और चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए Q बराबर यानी एक फार्मूला लगाया गया, और कहा गया कि यूनिवर्स का कोई भी चार्ज हो, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी चार्ज हो, उसको लिखने का तरीका क्या है, ये, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द चार्ज इन बॉडी, इन पार्टिकल, इन ऑब्जेक्ट, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो सकता है। तो एक हेडिंग छोटी सी आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगभग हर बुक में मिलेगी, तो ये आपको उसमें लिखना रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और चार्ज को लिखने Q बराबर यानी होता है। अब इससे आगे की जो चीज़ है वो होती है कि हमको इसमें क्या पढ़ना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ और फील्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, तो उसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं।
पेज आपको हम भेजते रहेंगे, धीरे धीरे उसको आप पढ़ते रहिएगा। बस ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझ में आएगी आपको बात, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें और आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे आप कहते थे कि जो लाइक चार्ज हैं, लाइक का मतलब एक जैसे, एक जैसे का मतलब प्लस क्यू या माइनस क्यू, इनके लिए आप कहते थे कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण होता है इसमें। अगर एक जैसे हैं, लाइक का मतलब सेम, नेचर, और अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, इस तरह के चार्ज हैं, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि ये अट्रैक्ट होता है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये तमाम सारे पुराने एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि एक इबोनाइट की राड दूसरे इबोनाइट की राड को रिपल्स करती है, एक जो है अंबर की का सब्सटेंस दूसरे अंबर के सब्सटेंस को अगर रब करके रखा गया हो, चार्ज हो तो रिपल्स करता है। लेकिन दो अलग अलग लोग हो, एक इबोनाइट हो एक एम्बर हो, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यही तो हुआ, ये एक रिजल्ट आया कि लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्स करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग, अनलाइक तो सेम नहीं, डिफरेंट नेचर कह सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, इनमें आकर्षण हो जाएगा। तो आप जानते हैं एक होता है, ये जो लिखा है रिपेल करना, इसको आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुश समझते हैं, धक्का देना। और ये जो इस तरह का लोग हैं, अनलाइक वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को घसीटते हैं। बात बहुत ध्यान से समझिए। और आप जरा याद करिए, मैकेनिक्स कक्षा 9-10 में आपको पढ़ा जाता था कि पुश और पुल नोन एज फोर्स, कि धक्का या खिंचाव जो है उसका सीधा संबंध किससे होता है, फोर्स से। कुछ बात समझ में आई, इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक जैसे चार्ज हैं तो एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं धक्का देंगे, अलग अलग चार्ज हैं एक्सपेरिमेंट बताते हैं दूसरे को खींचेंगे, तो या तो पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है, और पुश और पुल हो रहा है तो क्या है इसके अंदर, फोर्स। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें आपस में फोर्स लगती है। तो अब इस फोर्स की जिम्मेदारी किसकी हुई, इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया कूलम्ब्स ने। ये एक साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा है कि दो चार्ज एक जैसे हैं तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, अलग अलग एक दूसरे को घसीटते हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई फोर्स लगती है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो बल कितना होगा, किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, ठीक, वो जानने के लिए कूलम्ब ने अपना दिमाग लगाया। सन था 1785 लगभग, इसी के आसपास इन्होंने नियम कानून लिखा था, और इनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। बहुत बड़ा सा नाम है, स्टूडेंट का नाम होता तो रजिस्टर में नहीं आता शायद, छोटा काट पीट के सही करना पड़ता। तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब 1785, इन्होंने ये बताया, या इन्होंने कई सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, उससे इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो फोर्स होती है किसी दो चार्ज के बीच, वो रिपल्स वाली हो, वो अट्रैक्ट वाली हो, उसका मैग्नीट्यूड किस पर निर्भर करता है। उस नियम को इन्होंने निकाला, और इन्हीं के नाम पे वो नियम कहलाया कूलम्ब्स लॉ। और एक बात समझने लायक है कि फोर्स लगते क्यों है। जैसे किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, जैसे एक आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन्स बताते थे, तो उनका फार्मूला अगर आप जानते हो तो वो कहते थे कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों मास के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता था। अगर एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है और बीच की दूरी r है, अगर ये वाला रूल आपको समझ में आता है, तो मास भी वहाँ पर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, और वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या था, इनर्शिया। इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। और यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज। तो अगर मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था इनर्शिया होके,
और वहां पर इस तरह का बल लग रहा था, तो चार्ज भी तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगनी चाहिए। हो सकता है कि यही सेम हो, और आप बहुत ज़्यादा अननोन नहीं है इससे, आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, आपके अंदर से जो है वो उबाल मार रहा करे सर मैं तो जानता हूँ, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, या प्रोपोर्शनल 1/r², या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r², यही तो कूलम्ब्स लॉ है। बस केवल कांस्टेंट बदल जाते हैं, वहाँ पर जो कांस्टेंट लगता है वो जी लगता है, कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं आप, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो कुछ इस तरह की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11। यहाँ पे उसकी जगह क्या इस्तेमाल होता है, 1/4πε0। मैं ये कह रहा था कि किसी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्यों लगता है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो थोड़ा सा विचार करिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि जो फोर्स लगता है दो बॉडी के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए उसकी मेन वजह क्या है, या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है। अब अंतर है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल और केवल, उसके नाम में आकर्षण लिखा है, गुरुत्व आकर्षण बल, इसका मतलब वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है। लेकिन जो कूलाम्स फोर्स होती है, जो कूलाम का बल होता है, जो चार्जेस के बीच लगता है, वो देखिए रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो क्या मेजर डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव हो सकती है, जबकि कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। सवाल ये है कि ये फोर्स क्यों लगती है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का मेन वजह क्या है, उसको क्या कहते हैं, या दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, ये आप बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ भाई, कुछ मिला? देखिए फोर्स की जो सबसे, हमारे दूसरे मोबाइल में चल नहीं रहा है भाई नेट, आप लोग व्हाट्सएप पे देखें, ग्रुप पे डालिए, वहाँ पर भी देख लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जो लोगों ने ग्रुप बनाए हैं सेकंड ईयर के, लड़के और लड़कियाँ जिन्होंने भी बनाए हैं, आप लोग वहाँ रीज़न बताइए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स और दो मास के बीच में फोर्स की मेन वजह क्या है, क्या मास और चार्ज रिस्पांसिबल होते हैं फोर्स के, या इनकी कोई और प्रॉपर्टी होती है जो रिस्पांसिबल होती है फोर्स के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चलिए बढ़ रहे हैं आगे। भेजिए भाई भेजिए। चलिए मैं बताता हूँ, चल नहीं रहा है भाई। असलियत में एक छोटी सी चीज होती है जिसका नाम होता है फील्ड। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दो चार्जेस के बीच के फोर्स के लिए चार्ज नहीं जिम्मेदार होता है,
दो मास के बीच में फोर्स के लिए मास नहीं जिम्मेदार होता है, बल्कि इन चार्ज और मास से जनरेट एक फील्ड होती है, एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है, एक एरिया होता है इनके चारों किनारे, वो जिम्मेदार होता है फोर्स के लिए। अब आपको हम एग्जांपल समझा दें। मान लीजिए एक पानी की पाइप है यहाँ से, और आपने इसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर रखा है। इधर कहीं आपने इसके स्रोत लगाए जहाँ से पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। ऐसी ही एक पाइप आप इसके सामने लगा दीजिए, इससे भी बहुत तेजी से पानी निकल रहा है। क्या दो पाइप जिनमें बहुत तेजी से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, उनको आप जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन दोनों में आपके पास फ्लो बहुत तेजी से है, तो वो सीधे कनेक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाएगा, बड़े मुश्किल से आप उनको जोड़ पाएंगे। तो चूंकि दोनों की दोनों पाइप एक जैसी हैं, दोनों में एक जैसा प्रवाह है, दोनों में से पानी निकल रहा है, इसलिए वहाँ पर कैसी व्यवस्था हो जाएगी? रिपल्सिव। तो ये जो निकल रही है चीज़, ये इसकी फील्ड ही तो है, इसका क्षेत्र ही तो है, इसका प्रभाव ही तो है। तो एक चीज़ आपके समझने लायक है कि जो फोर्स लगती है चार्जेस के बीच में, उसके लिए वो डिपेंड तो करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है फील्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर एक जैसा है, अर्थात दोनों पॉजिटिव होंगे, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आप फील्ड बनाते हैं और जो नेगेटिव चार्ज के लिए आप फील्ड बनाते हैं, उन दोनों में अंतर है। अगर कोई पॉजिटिव है, अर्थात वो धनी आदमी है, उसके पास ज़्यादा स्टोर है, तो वो क्या करेगा? वो देगा दूसरों को, वो अपने चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा। अगर कोई पॉजिटिव है, मन से भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो वो गरीबी सब बटो बटो रखता है और बाहर से दिखाने के लिए बहुत पॉजिटिव है, 12,000 का जूता पहनता हूँ, कुछ नहीं, बेवकूफ़ी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ फील्ड फैलाएगा। और अगर ये निगेटिव है तो आप जानते हैं निगेटिव दरिद्र है, ये लेगा ऐसे। तो ये एक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन माना गया कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो अपना प्रभाव बाहर फैलाएंगे, अर्थात एरो सब बाहर की तरफ लग जाएगी। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो खुद गरीब है, उसको चाहिए, इसलिए वो सबको बटोरेगा, अपनी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरा कुछ कल्याण हो जाए। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होगी वो बाहर बनेगी। ये फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, आपको बुक में लिखा मिलेगा, बुक में बना हुआ मिलेगा। और ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है। अब अगर देखिए इसी तरह के दो लोग हो जाएं, ध्यान दीजिए, ये प्लस है, इसकी सब फील्ड या इसका प्रभाव बाहर की तरफ, ये भी एक फील्ड है, इसका भी सब प्रभाव बाहर की तरफ। बताइए, सब बाहर के ही तरफ हैं, तो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? नहीं, दोनों देने का ही काम कर रहे हैं। तो कहावत है, नमक नमक से नहीं खाया जा सकता। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को देखना नहीं चाहेगा, निगेटिव निगेटिव को देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों नमक हैं, नमक नमक से आप खा नहीं सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, लाइक चार्ज रिपल्स, नमक नमक से ना खाया जाना। नमक हो चीनी हो तो खाया जा सकता है, हाँ तब आप खा सकते हैं। नमक खा लीजिए ज़्यादा तो चीनी खा लीजिए, और चीनी ज़्यादा खा लीजिए तो नमक खा लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो उनकी चूंकि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी हो जाएगी, तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर एक देने का काम कर सकता है, दूसरा लेने का काम कर सकता है। वहाँ पर फोर्स कैसी लग सकती है? अट्रैक्टिव। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कूलाम से कहते हैं कि फोर्स लगती है, रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, और उस फोर्स के लगने में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होता है चार्ज का अपना इलाका, उसका भौकाल क्षेत्र। जहाँ तक वो इफेक्टिव होगा वहाँ तक वो दूसरे को प्रभावित करेगा। आप फील्ड की परिभाषा भी जानते होंगे कि स्पेस अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र। मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग परेशान न होइए। अगर इंटरप्शन होता है तो फ़ोन कर दीजिएगा भाई, नहीं तो ऐसे चलता रहे, जान ना पाए। अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए मिटा दे रहा हूँ सारा, बातें ध्यान से सुनिए तो बात समझ में आएगी, नहीं तो अगर आप इधर में रहेंगे तो पढ़ने नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू, अब इसके चारों तरफ एक इफेक्ट जनरेट होता है, मान लीजिए यहाँ तक जनरेट हुआ। अब यहाँ तक ये अपना तीर तर्कस लेके लगा रहेगा, पॉजिटिव है भाई तो देगा सब तरफ। अच्छे लोग जो होते हैं वो प्रकाश करते हैं अपने चारों तरफ,
संत महात्मा होते थे, सब पॉजिटिव। अब ये जो इतना क्षेत्र है इसका, ये स्पेस जो है ये क्या कहलाएगा, इस चार्ज की ये पूरी की पूरी स्पेस, जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज पर असर दिखा सके, कोई घुसे तो उसे लगे कि नहीं नहीं यहाँ कोई था, उसे कहते हैं कि ये उसका क्या है, फील्ड। कुछ चीजें और आपको बता दूं, तब मैं कूलम्ब्स लॉ लिखाऊंगा आपको। जो चार्ज है जिसका क्षेत्र तैयार है, इसको कहते हैं कि ये सोर्स चार्ज है। जैसे सूर्य के चारों तरफ आप जानते हैं, तो हम सब के लिए ऊर्जा स्रोत है, वो हम सब के लिए पॉजिटिव चार्ज की तरह है। चार्ज तो नहीं है, जनरली नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऊर्जा के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम सब के लिए धनात्मक ऊर्जा का काम कौन करता है, सूर्य। वही सबको प्रकाशित करता है, उसका अपना एक क्षेत्र है। तो प्लस क्यू के चारों तरफ का जो रीजन है, जो स्पेस है, वो फील्ड कहलाता है, और ये चार्ज कहलाता है सोर्स चार्ज। और जिसको आप ला के चेक करते हैं, एक चार्ज आप लाइए, पता करिए कि ये है कि जिंदा है कि मर गया है, तो जहां से इसको दूसरा चार्ज जब आप लाएंगे तो इसको इस चार्ज के होने का एहसास होगा। तो जिस पर आप चेक करते हैं कि इस वाले चार्ज की फील्ड है या नहीं है, उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। फिर से सुनिए, जिसकी फील्ड होती है उसको कहते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, और जिसको ले जाकर चेक करते हैं वो फील्ड है कि नहीं है, उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। हिंदी में क्या कहते थे इसको, परीक्षण आवेश। तो हर चार्ज की अपनी फील्ड होती है, उस चार्ज को जिसकी अपनी फील्ड डेवलप है पहले से, उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। दूसरा जो जाके वहां पर तमाशा करता है, वो जानने का प्रयास करता है कि अगला जिंदा है कि मर गया, उसको कहते हैं कि वो टेस्ट चार्ज है, क्योंकि वो टेस्ट करने जाता है कि ये कितना प्रभावित करेंगे। तो मैं जनरली कहना चाहता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ में जो मेन है फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है, वो होता है उस चार्ज के चारों तरफ का इलाका, चारों तरफ का रीजन, चारों तरफ का स्पेस, जिसको क्या कहते हैं, फील्ड। तो फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी फोर्स के लिए। अब उस हिसाब से चले तो कूलम्ब्स लॉ की बात करें, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कूलम्ब्स लॉ। किसमें है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी होती है विद्युत स्थैतिकी। क्या लिखा जाए इसमें, इसमें लिखा जाए 1785, ये ईयर है, नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। देख लीजिएगा, नाम मिल जाएगा आपको गूगल पे सर्च करने पर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि क्यों दो चार्ज रिपल्स करते हैं, एक नेचर के अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं, और जो फोर्स लगती है वो उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो इन्होंने तमाम सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसमें एक जो है, एक टार्सन बैलेंस के नाम से एक एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से इन्होंने कई सारे जो है रिजल्ट निकाले। देखो, जो भी नियम बनते हैं, जो भी फार्मूले बनते हैं, वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट का या एक से अधिक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होते हैं, रिजल्ट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि चार्ज मान लीजिए कि आपके पास दो है, एक Q1 है, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज हो गया Q2। अब नेचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड की, नेचर की बात नहीं हो रही है। अगर इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब कूलम्ब ने कहा कि ये वाला चार्ज इसको प्रभावित कर सकता है क्योंकि इसकी अपनी फील्ड होगी, ये वाला चार्ज इसको प्रभावित कर सकता है क्योंकि इसकी भी अपनी फील्ड होगी। अब अगर दोनों सेम है तो उनकी फील्ड एक जैसी होगी, अपोजिट है तो फील्ड अलग अलग होगी। तो ये एक दूसरे को जिस फोर्स से प्रभावित करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू या मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तमाम सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ये। और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
ये दो अलग अलग इक्वेशन है जो इनके और इनके बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूं क्योंकि हम लोग स्केलर में चल रहे हैं। अब अगर इनको मिलाया जाए तो ये क्या बना, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बनी फोर्स। जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल आप देखना नहीं चाहते, आदत बन गई है। प्रोपोर्शनल देखते ही आपको क्रोध आ जाता है, अरे कैसे रह गए तुम, मैं अभी लगाता हूँ। तो आप क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हाँ प्रोपोर्शनल को देखना नहीं चाहता, फिजिक्स वाला तो कतई नहीं देखना चाहता, वो कहता है हटाओ इसको, ये रहेगा तो मेरे लिए संकट पैदा करेगा। तो क्या करेंगे आप, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे इतना। अच्छा ये आदत आपकी खराब कहाँ से हुई, प्रोपोर्शनल को देख के तत्काल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देने की आदत कहाँ से आई, ये आदत आपको आई है डायमेंशन से, बीमा से। जब आप डायमेंशन का तीसरा यूज पढ़ते थे वहां पर कहते थे कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो वहां वो कहते थे कि मान लीजिए कि फोर्स जो है वो m की पावर a पर, वेलोसिटी की पावर b पर, रेडियस की पावर c पर डिपेंड करता है। तो आप कहते थे अच्छा तो मैं k लिख लूंगा। तो ये आपको बहुत पहले पढ़ाया गया है 11th में। उसी को देखते हुए चूंकि वो बीमा जो है वो फंडामेंटल होती है, वहाँ से ही हम यूनिट्स के बारे में, डायमेंशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हम इसे हटाएंगे और इसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। अब ये एक फार्मूला बना इन मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात है फोर्स है तो एम के एस यूनिट में इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अभी ये परिमाण में लिखा है। अब बात आई इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, तो अब फिर इसके लिए तमाम सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे आप बीमा में जाके कहते थे कि प्रयोगों के आधार पर के का मान 2 पाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कभी कहते थे 6 पाई, कभी एक में ही गुजारा कर लेते थे। जैसे होता था आप लिख देते थे, अगर अंडर रूट एल बाई जी आया है टी के बराबर तो आप कहते थे यहाँ पे के का मान 2 पाई, क्योंकि आपको याद था कि जो है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास किया गया और इस वैल्यू को बाद में बहुत बार बार एफ का क्यू का सम्मान बदला गया अलग अलग रख के। अब बैठ कर सोचिएगा कि अगर के की वैल्यू आप देखें तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 है और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इन सबके बीच में एक निश्चित अनुपात में घटने या बढ़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कई बार बदला गया, चार्ज बदला गया, दूरी बदली गई, फोर्स मेजर किया गया और ये चेक किया गया कि ये किस रेशियो में चेंज होता है। तो जो रेशियो बनेगा, अगर आप के की वैल्यू यहाँ से देखें तो के की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बनेगा। इसका मतलब है कि एफ और इतने का जो रेशियो है वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो बारी बारी से इन सारी चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में बदला गया होगा। तो जो के का मान आया कैलकुलेट करने के बाद वो लगभग आया 9 × 10 की घात 9, 8 पॉइंट समथिंग आता है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं 9 × 10 की घात 9। अच्छा 9 × 10 की घात 9 आएगा, ये तो आंकिक मान हुआ। यूनिट कितनी आएगी, तो यूनिट अगर आप देखें तो के की यूनिट कितनी बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये जो 9 × 10 की घात 9 था इसको फिर सेट किया गया और इसे कितना माना गया बाद में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आपको जनरली रटाया जाता है। अब गलती आप कहाँ करते हैं, अक्सर फार्मूलों में हम लोग गलती कर देते हैं कि के के बाद सीधे उसी को लिख देते हैं। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड होती है तो आप कहते हैं μ0/4 पाई, नहीं, पहले के का मान निकाला गया होगा जो 10⁻⁻7 आया होगा, फिर इस 10⁻⁻7 को इतना माना गया होगा। तो सही तरीका ये है कि पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाइए, एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसकी वैल्यू मेजर करिए और फिर इस वैल्यू को लाके किसमें लिख दीजिए, इसमें। सवाल नंबर 2, वाई वी टेक 4 पाई, हम 2 पाई ले लें तो क्या होगा, हम पाई ले लें तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा, क्या संकट आ जाएगा। आ जाओ भाई, ग्रुप पे आओ, ग्रुप पे आओ, भेजो कुछ, हम ही को नहीं दिखाई दे रहा है क्या, जिंदा होइए।
हाँ भाई, क्या होना चाहिए? आ जाओ भाई। तुम लोगों का कहाँ जा रहा है मैसेज भाई? कोई फ़ोन करो भाई, बताओ क्या स्थिति है, चल रहा है कि बंद हो गया है? जल्दी करिए। क्वेश्चन आपके लिए था कि 4 पाई ही क्यों मानते हैं, 2 पाई क्यों नहीं मानते, पाई क्यों नहीं मानते, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ढूंढिए भाई। चलिए, इसमें जो है 4 पाई, 2 पाई और पाई की मैं बात कर रहा था कि क्यों ऐसा मानते हैं। चार्ज अगर कोई आपसे कहे तो आपको कैसा दिखेगा वो, इसे दिमाग में कैसा बनाएंगे, किस शेप का होगा? थोड़ा दिमाग बनाइए। चलिए, विदित सिंह, अगर ऐसा करेंगे तो सर कांस्टेंट की वैल्यू सही नहीं आएगी। और कोई? सुमेधा, फोर्स एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, गुड। और कोई आ जाए। स्फेरिकल, श्रेया सिंह, बहुत सही। चार्ज जो होता है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कोई बताएगा कि 4 पाई ही क्यों मानते हैं? जितेंद्र कुमार, स्फेरिकल, जी जी एकदम। असलियत में मैं आपको बताता हूँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस और चार्ज, ये सब लोग जो है एज ए स्फेरिकल सिमेट्री कह सकते हैं आप। स्फेरिकल समझते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री, गोलीय सममित कहते हैं। इसलिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ के जो कांस्टेंट होते हैं उनमें 4 पाई इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो कांस्टेंट माना जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो कांस्टेंट माना जाता है μ0/4 पाई। तो अभी मैं सिर्फ किस पर फोकस कर रहा हूँ? 4 पाई पर। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा आपको। और कोई बताएगा? जी जी।
और जोड़ो भाई सबको, सो रहे हैं सारे लोग, कई लोगों का नेट नहीं चल रहा है। हेलो वर्मा डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अरे सुरेंद्र कुमार जी बताएं भाई। तो ये सही है आंसर कि हम लोग चूंकि चार्ज को एज ए पॉइंट मानते हैं, पॉइंटेड चार्ज, बिंदु आवेश कहते हैं हिंदी में, और उसकी सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल। और स्फेयर के फार्मूले में, गोले के फार्मूले में आप जो है वो मल्टीपल का इस्तेमाल करते हैं 4 पाई। अगर आप कर्व सरफेस की बात करें तो 4 पाई r²। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 4 पाई/3 r³ और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्फेयर होता है 3D में, बहुत ध्यान से समझिए। और 3D के लिए जो एंगल होता है वो होता है सॉलिड एंगल, जिसको हिंदी में आप कहते हैं घन कोण। और सॉलिड एंगल की जो टोटल वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है। सॉलिड एंगल कभी आपने अगर पढ़ा हो तो ये इतना ही होता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ds डिवाइडेड बाई r²। तो क्लोज इंटीग्रेशन ds आता है 4 पाई r² और डिवाइडेड बाई r² अगर काट दें तो ये जो सॉलिड एंगल की कुल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4 पाई। अच्छा 11-12 की किताब में घन कोण दिया होगा। 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती थी हम लोग पास, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन एंगल के लिए होता था जो 2D होता था, उसके लिए आप रेडियन यूनिट मानते थे। और जो सॉलिड एंगल होता था घन कोण, वो 3D में होता था, उसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई। तो ये मानकर चलिए कि जो 3D में स्फेयर है उसके लिए हम कांस्टेंट कैसा ले सकते हैं, 4 पाई। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ एज ए स्फेयर डेवलप होती है, उसी प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ, किसी धारावाही चालक के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो भी एज ए स्फेयर ही जनरेट होती है, मतलब स्फेरिकल शेप की फील्ड बनती है। इसलिए वहां भी हम कांस्टेंट क्या इस्तेमाल करेंगे, 4 पाई। अभी से समझ लीजिए ताकि जब मैग्नेटिक फील्ड में मैं लिखूं μ0/4 पाई तो आप कंफ्यूज ना हो। अब 2 चीजें इसमें और जरूरी है आपके लिए जानना। कूलाम्स लॉ में कुछ पढ़ाना नहीं, आप जान लीजिए कूलाम्स लॉ में क्या छूटा है आपसे वो मुझे पढ़ाना है। कूलाम्स लॉ सब रटे हुए हैं आप लोग। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, अब ये क्या है, तो आपको मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि 2 चार्जेस के बीच में रिपल्सन होने की दशा में, 2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होने की दशा में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि उन्होंने ये बताया कि उनके बीच में जो फोर्स है वो चाहे धक्का देने वाली है, चाहे खींचने वाली है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, उसकी वैल्यू अर्थात उसका मैग्नीट्यूड चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और कंबाइंडली लिखें तो यहाँ पर f बराबर k Q1/r² आएगा, जहाँ k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको बाद में कितना सेट किया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सेट की हुई वैल्यू है, दिस इज नॉट ए वैल्यू, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वैल्यू। 9×10⁹ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगले लेक्चर में और चर्चा करूंगा कि ये कहाँ से लाए ये। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड में 10⁻⁷ आता है k का मान, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, μ0/4 पाई। आप याद किए होंगे μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷। नो, 10⁻⁷ रिप्रेजेंटेड बाई μ0/4 पाई। दिस इज द बेसिक थिंग इन बैकग्राउंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कांस्टेंट। तो इस तरह का जो है सिस्टम बनता है, वो धीरे धीरे जो है लोगों ने जोड़ा इसको। तो अब आगे अगर बढ़ जाए तो हमारे पास एक नई चीज़ आती है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, तो इसको आप लोग शायद थोड़ा बहुत पढ़े हो। हाँ देखिए आंसर आ रहा है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। शांतनु शुक्ला जी गुड आंसर। परमिटिविटी होती क्या है, कोई बताएगा मुझे। हाँ गुड मॉर्निंग, सो रहे हो क्या सारे लोग भाई, जागो। यहाँ हम सुबह 8 बजे उठ के शुरू हैं, अभी सो रहे हैं। ये सारी नोट्स हम डाल देंगे, बताइए, घबराइए नहीं, ऐसा पढ़ते रहिए। और जब आप लिखिए वहाँ पे तो छापिए नहीं, पढ़कर लिखिए, बाकी पढ़ने से ही आप घबराते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है श्रेया।
परमिटिविटी क्या है वो बताओ। तो हो गया काम। एप्सिलॉन जीरो जो होता है उसको कहते हैं कि ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, या इसका दूसरा नाम है कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। केवल इतने का क्या मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं, चलो हिंदी वाले भी जान लें, इसको विद्युतशीलता कहते हैं। अब बताओ भाई विद्युतशीलता का मतलब क्या है, किसी चीज की विद्युतशीलता का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाई परमिटिविटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। इंतजार कर रहे हैं, बोलिए क्या है इसका मतलब। परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, बहुत हद तक सही है। परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन सब्सटेंस। नहीं, देखिए ये सारी चीजें हम लोग किसी न किसी सब्सटेंस के लिए ही पढ़ते हैं। किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी का मैग्नेटिक फील्ड हो, कहीं ना कहीं सब्सटेंस से रिलेटेड है। अब अगर आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज को भी ट्रांसफर किसी दो सब्सटेंस के बीच में ही करोगे आप। अब दो सब्सटेंस को आपने ले लिया है, इनके बीच में आपने रब कराया, घर्षण कराया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, तो जो कूलॉम्स लॉ है वो कहता है कि Q1 और Q2 कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r पे। अब ये बीच में एक मीडियम है, बात समझिए। इस मीडियम को आपने क्या मान लिया है, फ्री स्पेस, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं। अब कुछ नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि वैक्यूम को भी दिक्कत है डिफाइन करने में। लिखा है फ्री स्पेस, स्पेस तो है लेकिन फ्री है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई फोर्स काम नहीं करती है, एक्सटर्नल कोई फोर्स। और ये बड़ा इम्पॉसिबल सा है कि अगर आप परमिटिविटी या फ्री स्पेस कह दें तो एक तरफ आदमी कहता है कि फ्री स्पेस में कोई बल काम नहीं करता, तो आप कहेंगे सर ये कैसे काम करता है। तो पहले से ही उस मीडियम का जिसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, उस मीडियम के वो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है। देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक नाम सुनोगे सहनशीलता। कोई एक थप्पड़ झेल सकता है, कोई 5 थप्पड़ झेल सकता है, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई छूने पे ही झगड़ा कर लेगा। सबकी सहनशीलता अलग अलग है। इसी प्रकार से जो सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकते हैं, उनकी एक लिमिट है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना बंद कर देंगे, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, या वो फोर्स जैसी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, या उनमें आप फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जो मीडियम होता है या जो सब्सटेंस होते हैं, तो जिस मीडियम में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्युपाई कर सकता है, कितना झेल सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, परमिटिविटी। सुविधा काफी हद तक सही लिखा है तुमने। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर तो नहीं कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को झेलने की कितनी क्षमता है, या ये कह सकते हैं कि वो एबिलिटी जहां तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर सके, उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहलाएगी उसकी परमिटिविटी। ठीक इसी प्रकार वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर दे वो उसका कहलाएगा परमिएबिलिटी। इसको कहते हैं चुंबकशीलता। और तब आप इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। हाँ ये सही किया उन्होंने, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो बहुत हद तक आपको समझना चाहिए कि जैसे हमारी सहनशीलता है वैसे ही विद्युतशीलता है, वैसे ही चुंबकशीलता है, कि कोई मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्वायर कर सकता है या झेल सकता है, या कोई मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर सकता है, झेल सकता है, वो उसकी चुंबकशीलता या विद्युतशीलता कहलाएगी। अब अगर वो फ्री स्पेस है तो उसके नीचे 0 लगा लेते हैं, और अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ओवर एप्सिलॉन। 0 अगर नहीं लगेगा तो किसी मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इसके नीचे 0 लग जाएगा तो वैक्यूम या फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो कूलॉम्स ने बताई, और कूलॉम्स लॉ में कोई संकट नहीं है, आप कूलॉम्स लॉ जानते हैं। तो मैं फिर से लौटता हूँ कूलॉम्स लॉ पे, कि आपको हमने पढ़ाया कि F = K Q1 Q2/r² होगा। बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी,
9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी न्यूटन है, यहाँ भी न्यूटन है। बाद में इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया, 1/4πε0 से। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, सो डू नॉट मिस ऑर्डर। आप इसमें डायरेक्ट के को क्या लिख देते हैं, इतना, फिर कहते हैं जहां 1/4πε0 का मान 9/10⁹ है, ये पगलप्पन है, ये बेवकूफ़ी है। पहले के की वैल्यू निकाली जाए इतना, फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाए इससे। तो ये एक फार्मूला बना जिसको कूलाम्स फार्मूला कहते हैं या कूलाम्स लॉ का फार्मूला कहते हैं। और अब ये पूरी तरह से किसमें लिखा है, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में। जैसे ही आप इस पर वेक्टर लगाओगे, अगर आप इसे वेक्टर नोटेशन में ले जाना चाहते हैं तो आखिर ये इसका मैग्नीट्यूड ही तो लिखा है, तो इस पर वेक्टर लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, कोई भी वेक्टर अपने मॉड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, जितना यह लिखा है इसके पीछे एक आर कैप लगा दीजिए, तो इस पर लगा वेक्टर और यहाँ बन गया आर कैप। और आर कैप क्या बताएगा, आर कैप इस फोर्स की क्या बताएगा, डायरेक्शन, कि किधर से किधर लगेगा। ठीक है, और हमेशा फोर्स लगता कहाँ है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन पर होता है फोर्स, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको कूलाम्स लॉ पढ़नी है। हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जो है वो चैनल देख रहे हैं, तो उस पर एक सीरीज चल रही है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसमें धीरे धीरे हम जो बीएससी में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स इस्तेमाल होने वाली है उनके बारे में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। तो वो भी आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की सीरीज, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। कल हमने वेक्टर्स के बारे में चर्चा की है वहाँ, तो पढ़िए ज़रूर, आपके काम का है, और जितना ही पढ़ा जाए कम है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको हमने बताई कूलाम्स लॉ में। कल हम आपको आगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ का स्कोप क्या है, कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें 8 बजे वाले क्लास में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग टाइम टेबल पूछ रहे हैं भाई, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को बता दीजिए कि मॉर्निंग 8 से 9 है और ये क्रम जारी रहेगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, और भी लोगों को जगाइए भाई, और ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा। स्वस्थ रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं फिर कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इतना सारा आप पढ़िए, पेज इसका मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई होगी, आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। लड़के अपने ग्रुप में, लड़कियाँ अपने ग्रुप में, सब भेजते रहिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। बाकी हम जो नोट्स भेजते हैं उसमें कोई दिक्कत है बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।